आते लिसनर्स, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहित सुबह 10 बजे प्रेस क्लब के बिल्डिंग में पहुंचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे से शुरू होनी थी। 11 बजने से 15-20 मिनट पहले तक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी। शालिनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में उसकी सहायता की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हो सकती थी क्योंकि उसे किसी अन्य काम से कहीं और जाना था। उसने मोहित को पहले ही बता दिया था कि उसके अखबार से कोई अजय नामक दूसरा पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहेगा। प्रेस क्लब जाते समय मोहित ने एक अजीब बात ये भी नोट की थी कि एक वैन में एक ऊंचे कद का बॉडी बिल्डर जैसा दिखने वाला आदमी उसे 2-3 बार अपने पीछे दिखा। क्या वो उसका पीछा कर रहा था? लेकिन प्रेस क्लब पहुंचने के बाद मोहित को वो कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद मेरा वहम हो, मोहित ने सोचा। मोहित के आग्रह पर इंस्पेक्टर वैभव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया था। मोहित ने उसे बता दिया था कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित कर रहा है। वैभव ने पुलिस की ओर से भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया था, बल्कि मोहित के उस कदम से सनाया गौतम का कोई सुराग मिलने, उसके पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती, जिसके चलते वैभव मोहित के उस कदम से खुश ही था। मोहित कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा इंस्पेक्टर वैभव से बातें कर रहा था। सामने लगी कुर्सियों में कई कुर्सियों पर पत्रकार आकर जम भी गए थे। तो आप हैं मिस्टर मोहित वर्मा? एक पत्रकार मोहित के समीप आया। मोहित ने उससे हाथ मिलाया। मैं खबर की तेज रफ्तार से अभिमन्यु चौहान, जान सकता हूँ आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की? मोहित ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उससे पहले इंस्पेक्टर वैभव ने ही उस रिपोर्टर को जवाब दे दिया। थोड़ा सब्र करो भाई, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ ही गए हो तो पता भी चल जाएगा। रिपोर्टर मुस्कुराया, फिर जाकर सामने वाली सीटों पर अन्य पत्रकारों के साथ जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में समय हो गया। सभी पत्रकारों की उत्सुक निगाहें मोहित की ओर थी। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है, मोहित ने अपने सामने लगे छोटे से माइक पर बोलना शुरू किया, क्योंकि मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आज से करीब 3 महीने पहले मेरे पिता श्री गिरिराज वर्मा का हिल रोड स्थित मकान में कत्ल हो गया था। हत्यारे को अब तक नहीं पकड़ा जा सका है। पुलिस अपनी जांच में इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उनका कत्ल उनके साथ रह रही किसी सनाया गौतम नामक युवती ने किया है। उसी ने घर की सेफ से 45 लाख रुपए की चोरी भी की, जिसमें सोने चांदी के गहने भी शामिल थे। इसके अलावा पापा की वसीयत में भी सारी प्रॉपर्टी उस सनाया गौतम के नाम ही कर दी थी, जिससे इस बात की और भी पुष्टि होती है कि उस सनाया गौतम ने ये सब पापा की जायदाद हथियाने के लिए किया। कहकर मोहित 1 सेकंड के लिए सांस लेने के लिए रुका ही था कि सामने बैठे एक पत्रकार ने सवाल दाग दिया। मिस्टर मोहित, ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं। आपने तो कहा था कि आप कोई अपील करने वाले थे। मैं उस पर पहुंच रहा हूँ, मोहित ने कहा। मेरी नैनीताल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की, पूरे देश की जनता से अपील है कि मेरे पिता की हत्यारी उस सनाया गौतम को पकड़वाने में मेरी और पुलिस की मदद करें, जिससे उसे उसके किए की सजा मिल सके, और जो भी सनाया गौतम के बारे में पुख्ता सूचना देगा जिससे उसकी गिरफ्तारी में मदद मिल सके, उसे 10 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। पत्रकारों के बीच में से सरगोशियों के स्वर उठने लगे और सीधे सनाया गौतम को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले करवाने की स्थिति में ये रकम दुगुनी होगी। सरगोशियों के स्वर तेज हो गए। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मोहित ने पत्रकारों से कहा। मिस्टर मोहित, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिससे आप अपने पिता के लास्ट रिचुअल भी पूरे करने नहीं आ सके? मैं उस समय चीन में कंपनी के काम के सिलसिले में गया था, मोहित बोला। उसे पता था इन सवालों का सामना उसे बार बार करना पड़ेगा। वहां से लौटने में मुझे करीब 20 दिन लग गए थे। इस दौरान मुझे इस घटना का पता भी नहीं चल पाया था। अमेरिका आने के बाद जब मेरी अपनी बहन मानसी से बात हुई, तब तक पापा के लास्ट रिचुअल भी पूरे हो चुके थे। उसके बाद मैंने कंपनी की जॉब छोड़कर
भारत लौटने का इरादा बना लिया, जिसके चलते कंपनी की जॉब छोड़ने और अन्य फॉर्मेलिटीज पूरी करने के चक्कर में कई दिन और लग गए। पत्रकारों ने उससे और भी सवाल पूछे, जिनके जवाब देने के बाद जब मोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त करने की घोषणा की, उसी समय पत्रकार दीर्घा में पीछे बैठे एक पत्रकार ने पूछा, मिस्टर मोहित? यस, मोहित ने प्रश्नवाचक भाव से उसकी ओर देखा। आपकी नज़र में आपके पिता का कोई ऐसा दुश्मन है जो उनका कत्ल करवा सकता हो? कोई पुरानी रंजिश रखने वाला व्यक्ति? प्रकाश नारंग। हॉल में सन्नाटा छा गया। मोहित ने सामने बैठे पत्रकारों के चेहरों पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। क्या हो गया? वो खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। आपको पता है प्रकाश नारंग कौन है? सामने बैठे एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा। हाँ, मोहित बोला, हमारा उससे पहले भी पाला पड़ चुका है और उसी सिलसिले में मैंने पापा के ऐसे दुश्मन के रूप में उनका नाम लिया है। आप लोगों को भी याद होगा। हमें याद है, सामने ही बैठे एक अन्य पत्रकार ने कहा। लेकिन प्रकाश नारंग अब पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हस्ती बन चुका है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस तरह सीधे उसका नाम लेकर आप उससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। मेरी जानकारी में वही एक आदमी है जिसने पापा को धमकी दी थी और बाद में जब उसके किए कुछ हो नहीं पाया तो उसने बाद में हिसाब बराबर करने की धमकी भी दी। तो आपको ऐसा लगता है कि? दूसरी कतार के एक पत्रकार ने कहा। नारंग ने आपके पिता के साथ हिसाब बराबर किया है? नहीं, आप लोगों ने पापा से पुरानी रंजिश रखने वाले व्यक्ति का नाम पूछा था, मैंने बता दिया। कोई और सवाल? उसके बाद कोई और सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन पत्रकारों के चेहरों के भाव बदले हुए दिख रहे थे। मोहित के साथ बैठा वैभव भी बुरी तरह खिन्न दिख रहा था। मिस्टर मोहित, उसने खिन्न लेकिन धीमे स्वर में कहा, आपने मुझे बताया नहीं था कि आप प्रकाश नारंग का नाम लेने वाले थे। मुझे भी नहीं पता था, मोहित शांत स्वर में बोला। उस पत्रकार ने पापा के पुराने दुश्मन का नाम पूछा तो क्या सिर्फ नारंग ही आपके पिता का इकलौता दुश्मन था? उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाला और बाद में हिसाब बराबर करने की बात कहने वाला इकलौता दुश्मन था। लेकिन उस वक्त मैं और अब में काफी अंतर है। इंस्पेक्टर साहब, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ क्यों नहीं कहते? आपको साफ साफ सुनना है तो सुनिए। 4 साल पहले नारंग से जब आपके पिता का वास्ता पड़ा था, उस वक्त वो सपोला था। अब वो अजगर बन चुका है। अब लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं। कई बड़े नेताओं से लेकर मंत्रियों तक उसकी पहुंच है। आपके समय में वो जितना बड़ा गुंडा था, उतने बड़े सैकड़ों गुंडे तो अब उसके अंडर में काम करते हैं। उसका प्रभाव इतना है कि बड़े बड़े लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते हैं। उसके खिलाफ दर्ज अपराधों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन उसकी दहशत इतनी है कि कोई गवाह सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता। इतने अपराध दर्ज होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। वो कभी भी किसी को भी मारकर उसकी लाश गायब करवा सकता है। आपने ऐसे खतरनाक और पावरफुल व्यक्ति का नाम इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर ओखली में सिर देने का काम किया है। कमाल है, मुझे पता नहीं था कि पुलिस भी इतनी अच्छी तरह एक क्रिमिनल के गुण गा सकती है। वैभव का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से घूरकर मोहित की ओर देखा। मोहित ने उसके घूरने की परवाह न करते हुए कहा, और मैंने ओखली में सिर दे दिया है का क्या मतलब है? वो नारंग मूसल है। खैर, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो नारंग से क्या डरना। देखिए मिस्टर मोहित, वैभव किसी तरह खुद को जब्त करते हुए बोला, मैं आपके भले के लिए ही समझा रहा हूँ। नारंग के बारे में ये बातें आपको कोई भी बता सकता है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ बुरा हो। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज को समझ लें और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करें। अच्छा, और वो कैसे होगा? प्रेस वालों को फिर इकट्ठा करके उन्हें कह दें कि नारंग का नाम आपने गलती से ले लिया था। उनसे कहिए कि आपके पिता और नारंग के बीच जो विवाद हुआ था वो बहुत पुरानी बात थी। इतने से हो जाएगा? इसके अलावा और कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, मोहित बोला।
लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। लेकिन मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि आप उस नारंग की जांच कराने के स्थान पर उल्टे मुझे उसके खौफ से परिचित करा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो इतना खतरनाक, इतना ताकतवर आदमी है कि मुझे समूचा ही निगल जाएगा। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कुछ और नहीं कहना। मुझे लगा था आप समझदार आदमी हैं और मुझे लगा था आप पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं जो कम से कम किसी गुंडे मवाली का खौफ तो नहीं खाता होगा। आपकी बातों में जवानी का जोश है, लेकिन बेवकूफ़ी भी। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जिसमें पुलिस विलेन को पकड़ लेती है, सत्य की जीत होती है, झूठ पराजित होता है और क्लाइमेक्स में हीरो हीरोइन की शादी के सीन के साथ दी एंड लिखा हुआ आ जाता है। असल जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके कंट्रोल से बाहर होता है, चाहे आप कितने ही ताकतवर, कितने ही सामर्थ्यवान क्यों न हो। ये बात देर से ही सही, लेकिन एक दिन आपको भी समझ में आ जाएगी। मैं इंस्पेक्टर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे अपराधियों को अपने आगे घुटने टिकवा लूंगा। अगर पुलिस इतनी ही सामर्थ्यवान होती तो ये अपराधी पनपते ही नहीं। आए दिन जो इतने अपराध घटित हो रहे हैं ये होते ही नहीं। आजकल तो अपराधी भी इतने सामर्थ्यवान हो गए हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाते हैं। पुलिस की ड्यूटी ऐसे अधिकारियों को गिरफ्तार करना है या लोगों को उनके खौफ के बारे में जानकारी देकर उनके खिलाफ बोलने से रोकना। वैभव ने असहाय भाव से सिर हिलाया। मैं चलता हूँ। मोहित उठ खड़ा हुआ। बाद में मिलता हूँ आपसे। थैंक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ रहने के लिए। उसने वैभव की ओर हाथ बढ़ा दिया। वैभव ने बड़े उदासीन ढंग से उससे हाथ मिलाया। फिर मोहित प्रेस क्लब से बाहर निकल गया। मोहित ने दिल्ली में क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में कदम रखा। मानसी द्वारा प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद से ही वो उस प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलना चाहता था। इसीलिए नैनीताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से फुर्सत मिलने के बाद उसने सीधे दिल्ली का रुख किया। वो प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश भारद्वाज की डिटेक्टिव एजेंसी थी जिसे मानसी ने सनाया गौतम का पता लगाने के लिए हायर किया था। ऑफिस के रिसेप्शन रूम में एक फिल्म स्टार जैसी खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने उसका स्वागत किया। वेलकम सर। वो उसकी ओर एक हाई वोल्टेज मुस्कान बिखेरती हुई बोली, आपकी अपॉइंटमेंट है? हाँ, मोहित बोला। मेरी सिस्टर ने मिस्टर अविनाश भारद्वाज को हायर किया है। मुझे उसी केस के सिलसिले में उनसे कुछ बात करनी है। आपकी सिस्टर का नाम? युवती ने काउंटर पर रखे कंप्यूटर पर निगाह जमाते हुए कहा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। मानसी सक्सेना फ्रॉम नैनीताल। युवती ने उत्सुकता से मोहित की ओर देखा। मोहित ने स्वीकृति में सिर हिलाया। युवती को कंप्यूटर पर कुछ ही सेकंड लगे। फिर वो मोहित की ओर घूमकर पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए थोड़ी दूर पर स्थित दरवाजे की ओर इशारा करके बोली, आप सर से मिल सकते हैं। ही इज वेटिंग फॉर यू। मोहित उस दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने दरवाजा खोलकर अंदर ऑफिस में कदम रखा। ऑफिस ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन करीने से सजा हुआ और व्यवस्थित था। सामने ही एक टेबल के पीछे एक नौजवान बैठा था जिसकी उम्र 30-32 के आसपास थी। वो किसी हॉलीवुड हीरो तरह स्मार्ट, लेकिन चेहरे से ही बेहद तेजतर्रा दिखने वाला युवक था। प्लीज सिट डाउन। उसने मोहित को टेबल के सामने रखी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठने के लिए इशारा किया। मोहित ने बैठने से पहले उसकी ओर हाथ बढ़ाया, जिसके जवाब में उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए। मोहित ने उलझनपूर्ण भाव से उसकी ओर देखा तो उसने टेबल पर साइड में रखे सैनिटाइजर्स की बोतल की ओर इशारा किया। उस टेबल पर जहां कुछ फाइल्स, लैपटॉप वगैरह रखे थे, वहीं सैनिटाइजर की बोतल काफी अजीब लग रही थी। ओह, मोहित को समझ आया। वो भी उसकी नमस्ते के जवाब में हाथ जोड़ते हुए रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। इस बीमारी ने सभी की हालत खराब कर रखी है। वो मोहित से बोला, सिक्योरिटी मेजर्स को तो पालन करना ही पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मोहित बोला, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ही हैं अविनाश भारद्वाज? आपकी तेज निगाहों की दाद देता हूँ मिस्टर मोहित। मैं ही अविनाश भारद्वाज हूँ। आप बताइए। फिर वो गर्मजोशी के साथ बोला, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वही जो करने के लिए आपको कहा गया है। मतलब? सनाया गौतम के बारे में आपकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची? उसने एक गहरी सांस ली। एकदम टू द पॉइंट। ओके। मोहित उसे एकटक देखता रहा।
देखिए मिस्टर मोहित, उसने कहा। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा रोब, कुछ ऐसा प्रभाव था कि उसकी बात काटना मुश्किल लगता था। कल रात ही आपकी बहन मिसेस मानसी सक्सेना की कॉल आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आप मुझसे मिलने आने वाले हैं। आपका स्वागत है। मिलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बाग को आपस में मिलते रहना चाहिए। मिलने से जान पहचान का दायरा बढ़ जाता है, सामाजिकता बढ़ती है। मेल जोल करते रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक गाने में भी कहा गया है कि एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। क्या कहना चाहते हो? लेकिन फिर उसने लेकिन पर जोर देते हुए कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी हसरत मैं इस वक्त पूरी नहीं कर सकता। जी? मैं आपको सनाया गौतम से संबंधित अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। क्यों? मोहित आश्चर्य से बोला। देखिए मोहित जी, क्रिमिनल केसेस की जानकारी में कई पाबंदियां होती हैं, कई दायरे होते हैं जिनसे बाहर निकलना मुश्किल होता है। केस की जांच प्रभावित न हो पाए, इसीलिए कुछ नियमों, कुछ रूल्स का पालन करना ज़रूरी होता है। जैसे जांच के बीच में उसकी जानकारी शेयर नहीं की जाती, क्लाइंट से भी, किसी से भी नहीं, और किसी में क्लाइंट भी आता है। वैसे भी वो थोड़ा रुककर बोला, आप मेरे क्लाइंट नहीं हैं। मेरे क्लाइंट अरविंद जी और मानसी जी हैं। जीजा जी भी आए थे आपके पास? हाँ, दोनों ही आए थे। तो आप जानकारी नहीं देंगे तो क्लाइंट को पता कैसे चलेगा उसका काम हो भी रहा है या नहीं? इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, सही दिशा में हो भी रही है या नहीं? आप मेरे काम पर सवाल उठा रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। आपकी बहन ने मुझे शनाया गौतम का पता लगाने के लिए हायर किया है और मैं ऐसा न करके यहाँ खाली बैठकर टाइम पास करते हुए उन्हें मूर्ख बना रहा हूँ? नहीं, मोहित हड़बड़ा गया। मेरा ये मतलब नहीं था। अगर आपका ये मतलब नहीं था तब ठीक है, वो शांत स्वर में बोला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव एजेंसी के कुछ रूल हैं जिनके बारे में क्लाइंट को पहले ही अवगत करा दिया जाता है। मानसी जी को कराया गया था, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि जाहिर है आप हमारे क्लाइंट नहीं हैं। आपको जानकारी नहीं थी, इसीलिए आप अपने इस संदेह के साथ यहाँ तस्दीक करने आ गए कि हम लोग कुछ जांच कर भी पाए या नहीं। वो रूल्स कुछ इस प्रकार हैं कि अगर केस की जांच लंबी चलती है तो हम हर 2 हफ्ते में क्लाइंट्स को रिपोर्ट देते हैं, जो कि मानसी जी के केस के मामले में अभी नहीं हुई है। अगर हमें ज़रूरी लगता है तो रिपोर्टिंग करने का टाइम और भी बढ़ा सकते हैं। इस दौरान केस की रिपोर्टिंग के लिए हम क्लाइंट से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट हमसे पूछताछ नहीं कर सकता। करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ बताएंगे नहीं। अजीब रूल्स है, मोहित सामान्य रूप से बोला। ऐसा लग रहा है ये रूल्स आपकी सुविधा के लिए ही है। लगता है आपका पाला पहली बार किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से पड़ा है। एनीवे, बहुतों के साथ ऐसा होता है और बहुतों के साथ पहली बार ही होता है। मैं आपको बता दूं कि ये रूल्स हमारी सुविधा के लिए नहीं है। आपको ऐसा इसलिए लगा है क्योंकि आप छिद्रान्वेषी भाव से ऐसा ही कुछ ढूंढना चाह रहे थे। ये रूल्स केस की इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रखने के लिए हैं, जिससे कोई जानकारी लीक न हो पाए। क्लाइंट से भी सीक्रेट रख के? मोहित हैरानी से बोला। बिल्कुल, क्लाइंट कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं होता। उसका कई लोगों के बीच में उठना बैठना होता है। हो सकता है कि हम उसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दें और वो बाहर जाकर अपने रिश्तेदारों, करीबियों से उसे शेयर कर दें और वो जानकारी अपराधी तक पहुंच जाए जो नहीं पहुंचनी चाहिए। क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा होने का खतरा बहुत होता है। इसीलिए जब तक हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, तब तक इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रखना हमारी मजबूरी होती है। ओह, दैट्स इट। यानी आप मुझे केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। फिलहाल मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि हमें सनाया गौतम का सुराग मिल गया है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या सुराग मिला है आपको? मैंने कहा ना, फिलहाल मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि सुराग मिला है। क्या सुराग मिला है वो न ही पूछें तो बेहतर है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? सब्र रखिए मिस्टर मोहित, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास सनाया गौतम का अहम सुराग है, दूसरी ओर बता भी नहीं रहे कि वो सुराग क्या है।
मोहित जी, ऐसा इसलिए कि वो अहम सुराग एक डिटेक्टिव के काम का ही है, आपके मतलब का नहीं है। या दूसरे शब्दों में खीर अभी आधी ही पकी है। एक समझदार आदमी कभी आधी पकी खीर की हंडिया में मुंह नहीं मारना चाहेगा। इंतज़ार कीजिए जब तक खीर पूरी नहीं पक जाती और फिर मैं बाकायदा दस्तरखान बिछाकर शानदार क्रोकरी में सजाकर वो खीर आपको, मानसी जी को और अरविंद जी को सर्व करूँगा। लेकिन तब तक के लिए सब्र रखिए, बड़े बड़े काम सब्र रखने से ही हुए हैं। मोहित ने गहरी सांस ली। प्राइवेट डिटेक्टिव बड़े फैंसी ढंग से बात करता था। चलिए, आप मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, सनाया गौतम के बारे में कुछ नहीं बता सकते तो एक दूसरी ही मदद कर दीजिए। मोहित बोला, बताइए। इसे एक निजी मदद समझिए और इसके बारे में आपकी मुख्य क्लाइंट मेरी बहन मानसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी कौन सी मदद है? पहले आप बताइए कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं, बिना मानसी की जानकारी में आए। आप तो बहुत सस्पेंसफुल हो रहे हैं। पहले बताइए। जब आप काम बताएंगे उसके बाद ही तो मैं इस सिलसिले में कुछ कह सकूंगा। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, मैं अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और ज़्यादा भटकना पड़ेगा। आप यहीं के रहने वाले हैं, लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। किसी चीज़ की व्यवस्था करनी हो तो आपको उसका आइडिया होगा। लौंडिया चाहिए? जी। मोहित जैसे आसमान से गिरा। उसने अपनी बात दोहराई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मोहित उखड़े स्वर में बोला। अरे आप तो गुस्सा होने लगे, बहन से छुपाकर करना चाहते हैं। इतना घुमा फिरा कर, इतनी लाग लपेट के साथ बोल रहे हैं, आदमी को शक तो होगा ही। मोहित का मन कर रहा था कि या तो अपना सिर फोड़ ले या इस प्राइवेट डिटेक्टिव का। उसने खुद को जब्त किया। नहीं, वो धैर्यपूर्वक बोला, मुझे लौंडिया नहीं चाहिए। तो फिर? मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए। ओह, तो ये बात है। जी। तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए और खरीद लीजिए। नहीं, मुझे लाइसेंस वाइसेंस के झंझट में नहीं पड़ना। मुझे ऐसे ही एक रिवॉल्वर चाहिए और जल्दी चाहिए, जिससे नैनीताल वापसी के समय मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता न हो। किससे खतरा है आपको? वो सब छोड़िए, ये समझिए कि मैं इतने सालों तक अमेरिका में रहा हूँ और वहाँ बहुत सारे लोग सुरक्षा की दृष्टि से अपने साथ आर्म्ड वेपन रखते हैं। अमेरिका में मेरे पास रिवॉल्वर है, लेकिन वो न्यूयॉर्क वाले फ्लैट में ही रह गई। मैं उसे साथ नहीं ला पाया। हथियार रखने की आदत सी हो गई है। यहाँ साथ नहीं है तो इनसिक्योर फील होता है। अविनाश ने गहरी निगाहों से मोहित को देखा। मोहित ने अपलक उससे नजरें मिलाई। न्यूयॉर्क में, अमेरिका में कितने लोगों की जाने ली आपने उस रिवॉल्वर से? जी। चलिए, जाने लेने की बात छोड़िए। खुद को बचाने के लिए या किसी पर हमला करने के लिए कितनी बार रिवॉल्वर निकालने की जरूरत पड़ी आपको? मोहित उस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन उसे रिवॉल्वर तो चाहिए थी। 2-3 बार उसने झूठ बोला। वो कुछ देर मोहित को घूरता रहा। आप झूठ बोल रहे हैं। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन चलिए, जाने दीजिए इस लंबी बहस को। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि ये जो रिवॉल्वर आप खरीदना चाहते हैं, इसका आप कोई गलत उपयोग नहीं करेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करेंगे तो शायद मैं आपके लिए इंतज़ाम कर सकूं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मोहित विश्वास के साथ बोला, मुझे बस सुरक्षा के लिए एहसास के तौर पर रिवॉल्वर चाहिए। ठीक है, दिलाता हूँ मैं आपको सुरक्षा का एहसास, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इतना याद रखिए कि मैं आपकी शक्ल भी पहचानने से इनकार कर दूंगा। वैसे आप समझदार आदमी लगते हैं। उम्मीद है ऐसी कोई नौबत नहीं आने देंगे। भरोसा रखिए डिटेक्टिव महोदय, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पर भरोसा करना मुश्किल है। आप दिखते बड़े सीधे हैं, लेकिन मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कहता है कि आप बहुत पहुंची हुई चीज़ हैं। तो कितने समय में रिवॉल्वर मिल सकती है? आप दोपहर 2 बजे के बाद आ जाइए। ओके। पैसे कितने लग जाएंगे? बुलेट्स भी चाहिए होंगी? नहीं, बुलेट्स की क्या ज़रूरत है, मैं रिवॉल्वर में बतासे भरकर चलाऊंगा। अविनाश हंसा। फिर उसने बताया कि लोडेड रिवॉल्वर के लिए कितनी कीमत दरकार होगी। ठीक है, मोहित ने जाने का उपक्रम किया। मैं दोपहर 2 बजे आता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, मैं ये रिवॉल्वर आपके लिए इस भरोसे के लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ कि आप कोई सनकी, पागल, साइकोपैथ इंसान नहीं है।
इस रिवॉल्वर को किसी बेवकूफ़ी के लिए नहीं ले रहे, उसे केवल अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने साथ रखेंगे। इस बात के लिए बेफिक्र रहिए डिटेक्टिव साहब, मोहित बोला और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जाते जाते एक सवाल और मोहित जी, पीछे से अविनाश ने टोका। मोहित ने प्रश्न सूचक भाव से उसकी ओर देखा। बाहर जो मेरी सेक्रेटरी बैठी है वो बहुत हॉट है ना? मोहित मन ही मन कलप गया। दीदी और जीजाजी को भी ऐसा ठरकी प्राइवेट डिटेक्टिव ही मिलना था। हाँ, प्रत्यक्ष है। मोहित उसके सुर में सुर मिलाते हुए बोला, बहुत हॉट है। मैं आया उस वक्त तो लपटें उठ रही थी। अविनाश हंसा। रोशनी नाम है उसका। तो मैं क्या करूं? उसे समझाइए, बहुत संस्कारी लड़की है, किसी को घास नहीं डालती, खास तौर पर अपने बॉस को तो बिल्कुल भी नहीं। वो भी इतने हैंडसम, इतने कूल, इतने स्टाइलिश बॉस को तो बिल्कुल भी घास नहीं डालती। उसे समझाइए कि इस तरह अपनी जवानी बर्बाद न करें, कुछ अपने बारे में सोचे, कुछ अपने बॉस के बारे में सोचें जो सारा दिन उसकी चिंता में घुला जाता है। कमाल है, मोहित बोला। क्या कमाल है? आमतौर पर ब्यूटी विद ब्रेन का संगम कम ही दिखने को मिलता है। ब्यूटी विद ब्रेन? रोशनी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो ब्यूटीफुल तो है, बल्कि बहुत है, लेकिन ब्रेन के मामले में ढक्कन है। भगवान ने उसे खूबसूरती तो दिल खोल कर दी, लेकिन अकल देने का नंबर आया तो कंजूसी कर गए। अभी अभी तो आपने कहा वो आपको घास नहीं डालती। अगर वो ऐसा करती है तब तो मेरे हिसाब से वो बहुत समझदार लड़की हुई। आपने तो दिल तोड़ दिया। अविनाश ने एक गहरी सांस ली। मोहित मुस्कुराया और ऑफिस से बाहर निकल गया। दोपहर 2 बजे मोहित फिर प्राइवेट डिटेक्टिव के हुजूर में हाजिरी देने पहुंचा। आइए मिस्टर रेम्बो। अविनाश ने उसका स्वागत किया। मोहित ने उसकी ओर एक पैकेट बढ़ाया। अविनाश ने पैकेट लेकर देखा। उसमें ऐन उतनी ही रकम थी जितनी रिवॉल्वर के लिए उसने मोहित को बताई थी। फिर उसने भी ड्रॉअर से पैकेट निकालकर मोहित की ओर बढ़ा दिया। मोहित ने उसे खोलकर देखा। उसमें एक अच्छे किस्म की भरी हुई रिवॉल्वर थी। थैंक्स, मोहित बोला। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट बी केयरफुल विथ इट। उसके लिए आप चिंता मत करिए। जब तक एकदम सख्त ज़रूरत न पड़े तब तक तो मैं याद भी नहीं करने वाला कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है। समझदार आदमी है फिर आप। मोहित ने कुर्सी से उठने का उपक्रम किया। अरे बैठिए बैठिए, अविनाश जल्दी से बोला। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? और किस बारे में? उसी सनाया गौतम के बारे में। मोहित वापस बैठ गया। उसके इंटरेस्ट की बात थी। कहिए, वो बोला। आप जब अमेरिका में थे, अविनाश गंभीर स्वर में बोला, आपकी अपने पिता से फोन पर तो बात होती थी। उन्होंने कभी आपसे सनाया गौतम का जिक्र नहीं किया? नहीं, मोहित ने इनकार में सिर हिलाया। किसी भी सिलसिले में उन्होंने इस संबंध में कोई बात नहीं की। ऐसा कुछ कि वे नई जिंदगी शुरू करना चाहें और इस तरह का कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। फिर आपको क्या लगता है कि ये सनाया गौतम नाम की वाइल्ड कार्ड एंट्री कहाँ से हुई होगी? मोहित सोच में पड़ गया। वो जितना इस बारे में सोचता था उतना ही उसे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस होता। सनाया गौतम के उसके पिता की जिंदगी में इस तरह आने के बारे में सोचकर वो उलझता ही चला जाता। उसे लगता था जैसे वो एक रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था जिसके बीचों बीच एक चट्टानी दीवार रास्ता रोके खड़ी थी। यानी आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ पल की खामोशी के बाद अविनाश बोला, जी हाँ। मोहित ने स्वीकार किया। सनाया गौतम का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिता काफी समय से सनाया गौतम को जानते हो और उन्होंने आपसे ये बात छिपाई हो? ऐसा नहीं हो सकता, मोहित दृढ़ स्वर में बोला। पापा हम लोगों से कोई बात नहीं छिपाते थे। मेरे कहने का मतलब है कि आपको सचमुच ऐसा लगता है कि आपके पापा का किसी जवान लड़की से अफेयर होता तो वो उसे अपने जवान बेटे बेटी के साथ साझा करते? आप दोनों को बुलाते और कहते, देखो बच्चों, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उसे बुलाकर अपने साथ यहाँ रखने की सोच रहा हूँ। अब गंगा नहाने जाने की उम्र में उस लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दूँ। मिस्टर, आपने बात ही ऐसी की। अरे भाई, हो सकता है आपके पिता आप लोगों से कोई बात न छिपाते हों, लेकिन बातें कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें न चाहते हुए भी आदमी को छिपाना पड़ता है। उन लोगों से भी
जो उनके दिल के बेहद करीब होते हैं। आदमी उन बातों का ढिंडोरा पीटते हुए गली में नहीं घूम सकता। समझ लीजिए, शनाया गौतम भी आपके पिता के मामले में वही बात थी। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं कि पापा ऐसा कर सकते थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। उनकी उम्र में बहुत से बुजुर्गों को लगने लगता है कि उनकी लाइफ में चीनी कम है। मोहित चुप रहा। आप इसे इस तरह भी तो सोच सकते हैं, अविनाश ने कहा, कि करीब 1-2 साल तक आपके पिता ने शनाया गौतम का आप लोगों से कोई जिक्र नहीं किया। आप लोगों को हवा तक नहीं लगने दी कि उनकी ऐसी किसी लड़की से जान पहचान भी थी। हो सकता है वो पहले से ही इस बारे में सोच रहे हों, बस सही समय का इंतजार कर रहे हों, जब उनके और उस शनाया गौतम के बीच में कोई बाधा न हो, और वो समय आते ही उन्होंने उसे अपने पास बुलाने में देर नहीं लगाई। हो सकता है, मोहित बोला, लेकिन पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते ना। शायद वो आपके पापा की प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही थी। प्राइवेट सेक्रेटरी? जी हाँ, लेकिन पापा के सेक्रेटरी तो महानंद अंकल थे, रजत महानंद। वो काम तो अच्छा करते ही थे, उनसे हमारे साथ घर जैसे संबंध भी थे। पापा उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि करीब साल भर पहले आपके पापा द्वारा सोशल लाइफ से दूरी बना लेने से करीब 1-2 माह पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। मोहित को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी? फिर वो बोला, ये तो अभी मुझे पता नहीं चल पाया है, जल्द ही उनसे मुलाकात कर इस बारे में भी पता कर लूंगा। तो मैं कह रहा था कि रजत महानंद के जाने के बाद आपके पिताजी को सेक्रेटरी की जरूरत थी और उन्होंने इसके लिए पेपर में ऐड भी दिया था। अविनाश ने एक फाइल मोहित की ओर सरकाई। उसमें एक पुराने अखबार की कटिंग थी जिसमें सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट का ऐड छपा था। मोहित ने पूरे ऐड को पढ़ा। ऐसा लगता है कि अविनाश ने कहा, इस पूरे मामले की शुरुआत यहीं से हुई, एक ऐड से, इस नई प्राइवेट सेक्रेटरी से। मोहित ने फाइल से सिर उठाकर अविनाश की ओर देखा। मुझे लगता है कि शनाया गौतम एक प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में आपके पिता की जिंदगी में आई। उससे पहले उन्हें ऐसी प्राइवेट सेक्रेटरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो उनकी जिंदगी में इस तरह हावी हो गई थी कि वो केवल एक प्राइवेट सेक्रेटरी ही नहीं रह गई थी, वो उनका सब कुछ हो गई थी। वो आम सेक्रेटरी की तरह सुबह 9 बजे ऑफिस आकर शाम में 5 बजे वापस नहीं चली जाती थी। उनके ऑफिस में तो किसी ने उसे कभी देखा भी नहीं था। वो तो सीधे उनके घर में रहने लगी थी, और वो भी इतने सीक्रेट ढंग से कि आसपास के भी कुछ ही लोग नोटिस कर पाए कि उस घर में गिरिराज वर्मा के अलावा कोई लड़की भी रहती थी। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। जितना वो लड़की खुद को छिपाती थी, उससे ज्यादा गिरिराज वर्मा ने उसे छिपाया। उन्होंने तो उस लड़की का राज रखने के लिए अपनी सोशल लाइफ तक कुर्बान कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने आपसे या मानसी जी से भी एक बार भी उसका जिक्र तक नहीं किया। कोई बात छिपाकर रखने की इससे ज्यादा इंतहा और क्या होगी। घूम फिरकर आप पुलिस की थ्योरी पर ही लौट रहे हैं। इस मामले में इतना ज्यादा जानकारी का अभाव है कि जो छोटे छोटे पीस उपलब्ध हैं, उन्हीं के आधार पर इस पजल को सुलझाया जा सकता है। अगर आप हर चीज को थ्योरी कह के किनारे कर देना चाहें, तब तो इस केस में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ही काम मुश्किल नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा ये इरादा नहीं था। आप आगे बताइए। जैसे कि पुलिस को ये पता है कि शनाया गौतम आपके पिता के घर में रह रही थी। उसने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था, इस हद तक फंसा लिया था कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तक उसके नाम कर दी। लेकिन पुलिस जांच इस बात पर प्रकाश नहीं डालती कि ये शनाया गौतम के नाम की मुसीबत का उद्गम कहाँ से हुआ, मतलब वो आपके पापा की लाइफ में आई कहाँ से। तो हमारे जांच से ये पता चलता है कि शायद प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में ही उसने आपके पापा की लाइफ में घुसपैठ की, और ये कि शायद उसका इरादा शुरू से ही आपके पिता की दौलत पर कब्जा करने का था। इसीलिए उसने बड़े शातिर ढंग से उसे जाल में फंसाया। शनाया ने उन्हें कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई होगी कि उस उम्र में उनके ऐसे संबंधों को समाज स्वीकार नहीं करेगा। हो सकता है उसी ने उन्हें सोशल लाइफ से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया हो। उसने जरूर उनकी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट कर दी होगी कि वो उसे ऐसे गुपचुप ढंग से अपने साथ रखने के लिए राजी हो गए। न सिर्फ सोशल मीडिया से दूरी बनाई, बल्कि किसी के सामने एक बार भी भूले से भी शनाया गौतम का जिक्र तक नहीं किया। लोगों ने तो ये नाम भी तब सुना
जब आपके पिता के मर्डर के बाद उनकी वसीयत पढ़ी गई। आप बुरा मानेंगे डिटेक्टिव साहब, लेकिन कितनी भी सही लगने के बाद ये थ्योरी ही है। इसे साबित करने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पुख्ता सबूत भी मिल जाएगा। कब? जब सनाया गौतम पकड़ी जाएगी और अपने मुंह से सारा अपराध कबूल करेगी, जो कि होता नहीं दिख रहा है। देर सवेर अपराधी पकड़ में आ ही जाता है, चाहे वो कितना भी शातिर, कितना ही पहुंचा हुआ क्यों न हो। वो ऊपर वाले की अदालत में मेरा फिलहाल उतना इंतजार करने का कोई इरादा नहीं है। और पकड़ में आ जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? फिर मुझे क्या करना है? फिर जो करेगा कानून करेगा। वैसे क्या बताया था आपने? किस लिए रिवॉल्वर चाहिए थी आपको? मोहित ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी चुपती निगाहें मोहित पर थी। सुरक्षा के लिए मोहित संयत स्वर में बोला, दैट्स गुड। वैसे फिलहाल मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। शायद जब सनाया गौतम का पता चल जाए तब आपको उसकी जरूरत पड़े। मोहित ने जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ओके मिस्टर अविनाश, वो बोला, फिर मिलते हैं। बिल्कुल, वो मुस्कुराया। उम्मीद है हमारी अगली मुलाकात और भी मानीखेज रहेगी। आपसे नैनीताल में मुलाकात हो सकेगी, मोहित बोला। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में नैनीताल तो जाना ही पड़ेगा। तो कल आप मुझे नैनीताल में ही मिलिएगा। वहाँ मैं आपकी मुलाकात इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर वैभव से और काफ़ी समय से केस पर काम कर रही प्रेस रिपोर्टर शालिनी अवस्थी से भी करवाऊंगा। वो किस लिए? जिससे आप लोग आपस में मिलकर काम कर सकें। इन्वेस्टिगेशन में आपके बीच किसी तरह की उलझन न होने पाए। आप एक दूसरे के सहयोग के साथ काम कर सकें। ठीक है, मैं कल नैनीताल में आपसे मिलता हूँ। ओके। मोहित ऑफिस से बाहर निकल गया। जारी है।